हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग बीपीएससी बिहार पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और आज से जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा वह दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अब तक जो है 15 टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए पब्लिश किए गए हैं दृष्टि आईएएस द्वारा, तो उन सभी टेस्ट सीरीज को हम अच्छे से जो है कवर करेंगे। और ये आपका पहला टेस्ट नंबर है, तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और देखिए, जैसा है कि जैसा आप लोगों से बोला गया था कि जो टेलीग्राम पे 200 150 रुपये में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको सारे टेस्ट सीरीज जो हैं, जो अच्छे टेस्ट सीरीज हैं जो बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और उस कड़ी में देखिए, दृष्टि के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको कवर किया जाएगा। जो भी जितने भी टेस्ट सीरीज अब तक आए हैं 15 टेस्ट सीरीज, इनको कवर किया जाएगा। उसके बाद आईएएस द्वारा या फिर से अन्य एडुटेरिया हो गया, केजीएस आईएएस हो गया, इनके द्वारा जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको प्रॉपर कवर किया जाएगा। बशर्ते आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं और या फिर से जो भी न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए, वीडियो का अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, सारे ऑप्शंस जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है, तो हो सकता है कि वीडियोस थोड़े लंबे हो जाएं। ठीक है, तो ऊपर ऊपर पढ़ के जाने से अच्छा है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें उसे अच्छे से सॉल्व करें और उससे सभी प्रकार के जो डाउट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अगर वीडियोस लंबे हो जा रहे हैं तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हों और अच्छे से जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही में जन समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है? कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी हसदेव, गोदावरी, इंद्रावती, कावेरी या फिर अर्कावती? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कावेरी और अर्कावती के संगम पर स्थित है मेकेदातु परियोजना। और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके अंतर्गत जलस्तर को प्रबंधित किया जाएगा और उसके साथ साथ एक जलाशय का निर्माण भी किया जाएगा। मेकेदातु, इसकी अगर हम बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य जो है बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों में कुल 4.75 टीएमसी जो पेयजल उपलब्धता है इसको पूरा करना, उसके साथ साथ 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए की एक पहल है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? कौन सा देश जो है लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है, आपको बताना है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे या फिर बोलीविया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पराग्वे इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया यह तीनों देश मिल करके लिथियम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक, लिथियम त्रिभुज की अगर हम बात करें तो लिथियम जो कि एक रिचार्जेबल बैटरी, जो चार्ज करने वाली बैटरी है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और लिथियम को वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो लिथियम है इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वाइट गोल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका उपयोग जो है लिथियम की अगर हम बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, लैपटॉप, मोबाइल आदि, मतलब जिसमें बैटरी का यूज किया जाता है, वो बैटरी जो बहुत लंबे समय तक टिकी रहती हैं, उनका चार्जिंग जो है बहुत लंबे समय तक चलता है, उसमें मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यह जो तीनों देश है जो लिथियम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे लिथियम या इस त्रिभुज के अंतर्गत जो लिथियम है वो व्यापक स्तर में या कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का यह जो देश है चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, यह है जैसे चिली देखिए आपका इस साइड में चिली है। ठीक, इसके ऊपर है बोलीविया, इसके ऊपर जो है बोलीविया है और नीचे है अर्जेंटीना। यह तीनों देशों का ये वाला जो क्षेत्र है लिथियम त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसमें लिथियम की जो उपलब्धता है ज़्यादा है, पराग्वे इसमें शामिल नहीं है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है?
यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, मतलब कौन सा विकल्प जो है गलत है, ये आपको बताना है। देखिए इसका अगर हम बात करें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, मतलब दोनों विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जो है यह भारत सरकार का एक नवरत्न श्रेणी का उद्यम है, ठीक, एक नवरत्न श्रेणी है, न कि मिनी रत्न, पहला गलत हो जाएगा। और IRDA एक पब्लिक लिमिटेड लोक उपक्रम है जिसे 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो आपका यह जो आता है वो नवीकरणीय स्तोम ऊर्जा दक्षता से संबंधित परियोजनाओं का स्रोत करता है। उसके साथ साथ जो है 1987 का जो बैंकिंग वित्तीय संस्थान नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है, न कि विद्युत मंत्रालय के, ठीक है। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, दोनों विकल्प गलत है। अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है। यह डिक्लेरेशन आघात सह विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है जो रणनीतिक निर्भरता को कम करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 21वीं सदी US-UK आर्थिक साझेदार के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की थी, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, यूरोपीय संघ नहीं, अमेरिका और UK है, ठीक, UK यूनाइटेड किंगडम है, न कि यूरोपीय संघ है, ठीक। और इस डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें, इस डिक्लेरेशन की बात करें तो यह जो है प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए है। उसके साथ साथ जो है यह इन देशों के मध्य जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए एक सुरक्षा तंत्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक, ये सभी मतलब सभी क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता को क्या करता है, इंडिकेट करता है, जो मुख्य रूप से अमेरिका, USA और UK के बीच में एक समझौता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्यूपेरिन का आयोजित किया गया था। बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव या फिर श्रीलंका। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और कब किया गया है, 24 जून को इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 24 जून को कहाँ पे हुआ था, यह जो है उत्तराखंड के चौबतिया में, उत्तराखंड के चौबतिया में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास किया था। किसके द्वारा किया गया था, ईरान द्वारा फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास किया गया था, जो ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक, ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक गति से हाइपरसोनिक मिसाइल जो है यह चलने में, या कह सकते हैं कि उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ साथ जो है इसकी जो रेंज है वह लगभग 1400 किलोमीटर बताई जा रही है, 1400 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है, ठीक। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और ईरान द्वारा इसका विकास किया गया है, 1400 किलोमीटर इसकी गति है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है। MV गंगाविलास, MV एक्सप्रेस, MV एम्प्रेस या फिर MV जेमिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जो है MV एक्सप्रेस है, MV एम्प्रेस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को 360 डिग्री अर्थात 360 डिग्री डायमेंशन जो है उसकी निगरानी करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका लॉन्च किया गया, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है। इजराइल, रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ समझौता किया गया है, ऑप्शन सी। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेनदेन में भारतीय रुपये का उपयोग बढ़ाना शामिल है। यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। सही आंसर इसका क्या होगा, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे, ठीक, दोनों विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ का भाग नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिनके अक्सर विकासशील या कम विकसित देशों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, और यह मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में स्थित रहते हो स्थित जो देश हैं उनको ग्लोबल साउथ के रूप में इंडिकेट किया जाता है। और आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के जो धनी देश हैं इनकी तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी पाई जाती है, आय असमानता देखने को मिलता है, जीवन में स्थिति जो मतलब जो चुनौतियाँ हैं वह ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सही आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं जो इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करते हैं। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो तब तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला जो है गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, उनसे सम्मान से उन्हें जीने के लिए जो है क्या कहते हैं सुलभ वातावरण और सामाजिक जो सद्भाव है इसको सुनिश्चित करता है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था सबसे पहले 1993 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें इसमें इसकी जो नियुक्ति होती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है, न कि राज्यसभा के सभापति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें इस समिति में जो सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं जिनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ठीक। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGS 2023 का आयोजन किया गया था। किस शहर में किया गया था, पेरिस, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या फिर दुबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया था, ठीक, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार तथा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस B6GA लॉन्च किया है और इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी जिसका अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। देखिए संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग DOT ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ताजिकिस्तान के फेडचेको ग्लेशियर के बाद यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ये आपका गलत है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें ताजिकिस्तान के जो यजगुलेम रेंज में स्थित फेडचेको ग्लेशियर है, विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में से संबंधित सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसके बाद सियाचिन का स्थान आता है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, यह भी आपका सही है। और जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से नहीं निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, नुब्रा नदी जो है इसका उद्गम होता है सियाचिन ग्लेशियर से। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रही लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है कर्नाटक से संबंधित है। लंबानी कला का जो संबंध है कर्नाटक से है और यह जो है बंजारा समुदाय के जो जनजाति हैं जो मुख्य रूप से कर्नाटक में पाए जाते हैं, निवास करते हैं, उनके द्वारा जो है यह कला का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है या मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट 0 FIR शुरू करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति, न्यायमूर्ति VN श्रीकृष्णा समिति, न्यायमूर्ति मलिमथ समिति या फिर न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति। इसका सही आंसर क्या होगा,
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। न्यायमूर्ति वर्मा समिति। देखिए, 0 FIR ऐसी FIR होती है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो, तब दर्ज किया जा सकता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत यह प्रावधान नहीं करता है कि ये जो क्षेत्र है किस पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, जिस थाने के अंतर्गत आता है वही बस FIR दर्ज करेंगे। इसमें यह छूट होती है कि कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR जो है वो दर्ज कराया जा सकता है। ठीक है, और इसकी मुख्य रूप से जो सिफारिश की गई थी न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे था? निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तमिलनाडु पहले नंबर पे था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हाल ही में समाचारों में रहा कास पठार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पे स्थित है? कास पठार जो है किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसे 2012 में यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता था? जानवी, मोहिनी, त्रिशा या फिर सुपग्रिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहिनी द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और इसका आयोजन कहाँ पे? ये मोहिनी के अगर पूछ ले कि किस जिले की रहने वाली हैं तो यह सारण जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, सारण जिले की रहने वाली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए। 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया था? 2023 का बिहार रत्न सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? यह पुरस्कार सोनी चौधरी को दिया गया था बिहार रत्न पुरस्कार। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और इसकी अगर हम बात करें, विश्व मोहिनी चौधरी ने पटना में आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के दरभंगा जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को उनके उत्कृष्ट गायन के लिए बिहार रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? किस जिले में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो है 24 घंटे जो रक्त की आपूर्ति है वो सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। लखीसराय जिले में साल भंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है। यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका संबंध है गुप्त काल से, यह गुप्त काल से संबंधित है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड स्थित किऊल नदी के रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान यह मूर्ति मिली है और यह कुषाण काल से जुड़ी है। ठीक है, गुप्त काल नहीं, कुषाण काल से संबंधित है। ठीक है, यह कुषाण काल से संबंधित है। और इसकी अगर हम बात करें, यह अष्ट धातु से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और इस मूर्ति में साल भंजिका मोक्ष देवी को दर्शाया गया है जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। और यह बौद्ध धर्म के लोग इसे लोक देवी के रूप में पूजा करते थे। बौद्ध धर्म में इसको लोक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती थी और मुख्य रूप से यह कुषाण काल से संबंधित है। अष्ट धातु से इसका निर्माण किया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। लेबर 20 का सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था। गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। आपको कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, इसमें बड़ा हरियाणा गुरुग्राम में 400 से अधिक बेड वाला अस्पताल बनाया गया जहाँ केवल हड्डी और रीढ़ की इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो यह जो है पहला नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। ठीक है, पहला जो बनाया गया वो हरियाणा में बनाया गया, पहला हरियाणा में बनाया गया और बिहार में जो बनाया जाएगा वो दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी? राज तरंगड़ी की रचना कल्लड़ द्वारा की गई थी। ठीक है, कल्लड़ द्वारा राज तरंगड़ी की रचना की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत सरकार ने बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना किया गया? $295 मिलियन के ऋण पर समझौता किया गया। ठीक, बिहार सरकार द्वारा बिहार में राज्यों के
उन्नयन करनी है। ठीक है, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। इस योजना की जो अवधि है 2022-23 से बढ़ा करके 2030 कर दी गई है। इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये दिया जाएगा अनुदान के रूप में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। जैविक कॉरिडोर योजना की जो अवधि है 2025 तक बढ़ा दी गई है, न कि 2030 तक। कब तक बढ़ाई गई है? 2025 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। मलमास मेला प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष नहीं, 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है, न कि 5 वर्ष। ठीक, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। हिंदू धर्म में मानता है कि मलमास के दौरान राजगीर के उष्ण जल के कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। ठीक, तो 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजन होता है। दूसरा सही है, पहला गलत है। बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया, दरभंगा, राजगीर या फिर दानापुर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजगीर में। राजगीर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, राजगीर में। देखिए, बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह राजगीर में किया जाएगा और बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के द्वारा इसका स्थापना किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही है। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष यह किसके भाग हैं? उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण या फिर वेदांग? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह वेदांग के सभी भाग है। ठीक है, शिक्षा जिसमें ध्वन्यात्मक, उच्चारण, वैदिक पाठ आदि नियमों का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। ठीक है, इसमें जो है इनका उल्लेख मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें छंद की अगर हम बात करें तो यह काव्यात्मकता है उसको संबोधित करता है। व्याकरण, इसमें व्याकरण और भाषाई विश्लेषण पर बल दिया गया है। निरुक्त, पुरातन शब्दों की व्युत्पत्ति और व्याख्या की खोज जो है इसी के अंतर्गत की गई थी। कल्प, यह मानकीकृत वैदिक अनुष्ठानों और संस्कारों का उल्लेख इसमें मिलता है। जो ज्योतिष है, समय निर्धारण, ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर इसमें बल दिया गया। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है वेदांग से संबंधित है। वेद और ब्राह्मणों के संदर्भ में कौन सा सही है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अन्य विकल्प आपके गलत हैं। ठीक, अन्य विकल्प गलत हैं। इसकी अगर हम बात करें, देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी है और छांदोग्य, यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4 सही है। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियों का उल्लेख किया गया है? अंगुत्तर निकाय, खुद्दत निकाय, अम्बट्टू सूत्र या फिर अभिधम्म पिटक? सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खुद्दत निकाय जो है इसमें जातक कहानियों का उल्लेख किया गया है जो मुख्यतः बौद्ध धर्म या कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के व्याख्या करता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, जातक कहानी जो बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों का वर्णन करता है और थेरवादी बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत का यह हिस्सा है। सूत्र पिटक के खुद्दत निकाय में पाया जाता है और यह विविध ग्रंथों का एक संग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, खुद्दत निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है जातक कथाओं के रूप में। मेगस्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया था ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर बिंबिसार? मेगस्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और यह जो है अगर हम बात करें, सेल्यूकस प्रथम, सेल्यूकस निकेटर द्वारा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिए, यह एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, जो यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। कब आया था? ये लगभग 302 ईस्वी के आसपास भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फायान किसके समय में भारत आया था? फायान की अगर हम बात करें, फायान जो है एक बौद्ध भिक्षु था और यह गुप्त वंश के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है,
ह्वेनसांग की अगर हम बात करें, यह भी एक बौद्ध भिक्षु था ह्वेनसांग, और यह जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, मतलब ये वर्धन वंश के शासनकाल में भारत आया था। ठीक। अल मसूदी की अगर हम बात करें, अल मसूदी जो है, अल मसूदी एक इतिहासकार भूगोलवेत्ता था और यह 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का निवासी था और यह 14वीं शताब्दी में लगभग 1333 ईस्वी में MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 4 3, ऑप्शन बी सही है, 1 2 4 3। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। और पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला गलत है। हाथी गुम्फा शिलालेख जो कलिंग शासक खारवेल के शासनकाल से संबंधित है, इसकी अगर हम बात करें तो यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से है, संबंधित है, न कि 5वीं। ठीक है, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से इसका संबंधित है, ईसा पूर्व से इसका संबंध है। पहला गलत हो जाएगा, अन्य विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं और यह हड़प्पाई स्थल किस नदी के तट पे हैं उससे आपको सुमिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर हम हड़प्पा की, हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पे है, हड़प्पा है रावी नदी के तट पे। और चनहुदड़ो की अगर हम बात करें, चनहुदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा किस नदी के तट पे है? कालीबंगा जो है लूनी, और धौलावीरा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, एक सेकेंड, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, धौलावीरा गुजरात या लूनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, कालीबंगा जो राजस्थान में है या घग्गर नदी के तट पे, और धौलावीरा जो गुजरात में है लूनी नदी के तट पे है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है? नृत्य करते हुई महिला की कांस्य प्रतिमा, मातृदेवी की मिट्टी की आकृति, पशुपति शिव की मोहर, दफनाए गए मृतभांड। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दफनाए गए मृतभांड। इसकी प्राप्ति जो है मोहनजोदड़ो से नहीं हुई। बाकी ये सभी जो नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा, मातृदेवी की मिट्टी की मूर्ति और पशुपति शिव की मोहर, यह तीनों जो है मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं, लेकिन दफनाए गए मृतभांड वहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, दफनाए गए मृतभांड नहीं मिले हैं। और अगर हम बात करें दफनाए गए मृतभांड यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह जो है सूरकोटद्दा से प्राप्त हुआ है। ठीक, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? मत्स्य, भागवत, विष्णु या फिर भीष्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। 18 मुख्य पुराणों में सबसे प्राचीन माना जाने वाला जो मत्स्य पुराण है, ज्ञान, मनोरम कहानी और दिव्य ज्ञान का मुख्य रूप से इसमें संग्रह मिलता है। ऑप्शन ए सही है। भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? शांति, आदि, भीष्म या फिर कौन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भगवत गीता का जो महाभारत है वो भीष्म पर्व से लिया गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और भगवत गीता में इसमें जो है ज़्यादातर मुख्य रूप से 700 श्लोक, भगवत गीता में 700 श्लोक देखने को मिलते हैं। और यह जो हिंदू धर्म ग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक भाग है, और इसे विशेष रूप से महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशराग युद्ध जो है यह परुषड़ी, वर्तमान में जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, इसी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सही सुमिलित है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, निर्वाण, बुद्ध का ज्ञानोदय, धर्म चक्र परिवर्तन, उनके भौतिक अस्तित्व का अंत, महापरिनिर्वाण, गृह त्याग। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। निर्वाण, बुद्ध का ज्ञानोदय, यह जो है आपका दूसरा सही है, अन्य विकल्प से गलत है। ठीक है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति की अवस्था से है, और यह वह क्षण है जब बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे पूर्ण समझ जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण जो है, बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन को बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था
तो उसे क्या कहा जाता है, उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, मृत्यु को। ठीक, महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना। धर्म चक्र परिवर्तन जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं और घटना दिया गया, कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, सभी जो है इनको मिलान करना है। ठीक, बात करके प्रथम बौद्ध संगीति की, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर या राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक, ऑप्शन बी सही है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में राजगीर बिहार में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसमें विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में हुआ था, सबकामी की अध्यक्षता में कालाशोक जो शिशुनाग वंश का शासक था उसके शासनकाल में। और इसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, स्थिरवादी और महासंघिक में बट गया। कह सकते हैं कि स्थिरवादी और महासंघिक का उदय जो है द्वितीय बौद्ध संगीति से माना जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्षता की थी मोगालीपुत्र तीस ने, और इसमें तीसरा अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कश्मीर में हुआ था, और कनिष्क के शासनकाल में जो कुषाण वंश का शासक था, और वसुमित्र इसके अध्यक्षता किए थे, अश्वघोष इसकी उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है। विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। मिलिंद पनहो मोगालीपुत्र तीस और नागसेन के बीच एक संवाद है। महाविभाषा शास्त्र व सुमित्र द्वारा लिखा गया है। कौन सा विकल्प इसमें सही है यह आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाविभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की थी, आपका सही है, बाकी विकल्प गलत है। ठीक, देखिए, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। मिलिंद पनहो राजा मिलिंद और जो नागसेन है इसके बीच में संवाद का उल्लेख जो किया गया है मिलिंद पनहो में किया गया। ठीक है, किसके किसके बीच, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में, मिलिंद पनहो में, न कि मोगालीपुत्र तीस और नागसेन। ठीक, मिलिंद और नागसेन, डी सही है, अन्य विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया था। पद्मपाणि, मैत्री, अमिताभ या फिर वज्रपाणि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ को, अमिताभ, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें नालंदा, नालंदा की स्थापना किसने की थी। नालंदा की अगर हम बात करें, यह एक प्राचीन विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म का जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, और इसकी जो स्थापना है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, कुमारगुप्त द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भी जो है बिहार में ही स्थित है, और यह भी भारतीय विश्वविद्यालयों में एक प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो है धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। जगदल की अगर हम बात करें, जगदल विश्वविद्यालय, यह जो विश्वविद्यालय है जगदल, इसकी स्थापना पाल राजा रामपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी, और यह जो है बांग्लादेश में, वर्तमान समय में यह बांग्लादेश में स्थित है। ठीक, किसने की थी, जगदल की जो स्थापना है वो रामपाल ने की थी। वल्लभी, यह भी जो है प्राचीन भारत में पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, और इसकी स्थापना जो है भट्टारक ने की थी। इसकी स्थापना मैत्रक वंश के शासक भट्टारक द्वारा की गई थी। ठीक, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 1 2 3, ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, महावीर या फिर ए और बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं। अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह या फिर गृहस्थ। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गृहस्थ। गृहस्थ जैन धर्म की जो प्रतिज्ञा है, जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं में अहिंसा अर्थात हिंसा न करना, सत्य अर्थात झूठ न बोलना, औस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात
धन का संग्रह न करना। और लास्ट में जो महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे, इनके द्वारा एक अंतिम जो व्रत जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसमें गृहस्थ नहीं है, ऑप्शन डी। जैन धर्म में महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश पावा में दिया। महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य संयम को शामिल किया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया था, यह गलत है, ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, प्रथम जैन संगति जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और इसमें महावीर स्वामी ने भाग थोड़ी लिया था, ठीक है, महावीर स्वामी द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। स्यादवाद और अनिकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित? आजीवक संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध धर्म या फिर उत्तर मीमांसा। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के इसका बताइए आपका सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद और एकांतवाद, स्यादवाद और एकांतवाद का जो संबंध है जैन धर्म से है, ऑप्शन बी सही है। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी या फिर रूपरूप में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अशोक के जो अभिलेख हैं वह ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी, इन तीनों लिपियों में मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं, ठीक है, तीनों लिपि में देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। अशोक के जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और इन्हें ब्राह्मी, जो मध्य और पूर्व भारत में जो अशोक के अभिलेख पाए गए हैं वह मुख्य रूप से आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में जो पाए गए हैं वह खरोष्टी लिपि में हैं, ठीक, खरोष्टी लिपि में, और द्विभाषी अर्थात ग्रीक और अरमाइक में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मुख्य रूप से कांधार, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक के प्रमुख अभिलेख 13वें कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। सही आंसर क्या होगा? अशोक के अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर अशोक के बारे में हम देखें, अशोक ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, अशोक जो है अपने शासनकाल के दौरान कलिंग युद्ध, अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग युद्ध हुआ था, और यह लगभग 2 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और बृहद शिलालेख 13 में जो है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मौर्य शासन में गोप शब्द जो है प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी को गोप कहा जाता था मौर्य शासन काल में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता? दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा या फिर दीवाने कोही। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने इंसा इसे कहा जाता था, ठीक है। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, दीवाने रिसालत विदेश मामलों का विभाग, दीवाने कोही कृषि विभाग, दीवाने बंदगान दास, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने वजारत राजस्व और वित्त प्रशासन विभाग, ठीक। जबकि पत्राचार विभाग को दीवाने इंसा कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत में चहलगानी को, जो 40 तुर्क गुलाम अमीर थे, इनको तुर्काने चहलगामी के नाम से जाना जाता था, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? देखिए रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला पहला सुल्तान था। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, जिसे दाग प्रथा कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को रूहमा कहा जाता है? पल्लव, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या फिर पाल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पालों को जो है क्या कहा जाता है? रूहमा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 750 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया किसके अनुयायी थे? सुहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती या फिर कादरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है
इसके जो है संस्थापक थे और निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों से यहाँ एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदि शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान पर वशिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना की। उन्होंने बौद्ध धर्म के दर्शन का विरोध किया। ब्रह्मसूत्र भाष्य ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी उनके द्वारा लिखी गई है। वह हमारे आसपास की दुनिया को एक भ्रम या माया मानते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 61 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है या बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला गलत है। श्रृंगेरी जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत मठों में से एक स्थल है। ठीक है, अद्वैत मठों में से एक, न कि विशिष्टा मठ नहीं, अद्वैत मठ में से एक है। श्रृंगेरी नामक स्थान पर अब वशिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना की है। वशिष्ठ नहीं बल्कि किसने किया था? शंकराचार्य द्वारा किया गया था। ठीक, न कि वशिष्ठ द्वारा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है? दिल्ली सल्तनत काल में जिम्मी का तात्पर्य क्या था? वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए, उन्हें जिम्मी कहा जाता था। या फिर प्रशासन में रईसों के योगदान के लिए सुल्तान द्वारा दी जाने वाली एक औपचारिक उपाधि, या व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रकार का सिक्का, या फिर मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार। जिम्मी किसे कहा जाता था? देखिए, जिम्मी से तात्पर्य था क्या? जिम्मी से तात्पर्य था वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए थे, उनको जिम्मी कहा जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। बरार में किस वंश का शासक था? बरार की अगर हम बात करें, यहाँ पर इमाद शाही वंश का शासन था। बीजापुर में किसका शासन? बीजापुर में आदिल शाही वंश का। अहमदनगर की बात करें, अहमदनगर में निजाम शाही, और गोलकुंडा में कुतुब शाही। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 3, 4, 1। ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। चोल साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राजराज चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। राज करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे, जो पहले पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, राजराज चोल द्वारा चोल साम्राज्य का स्थापना नहीं किया गया था, बल्कि विजयालय द्वारा किया गया था। ठीक, विजयालय द्वारा किया गया था। और विजयालय जो है या पहले जो है या पहले पल्लव जो थे उनके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे पहले। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही है, पहला गलत। पंपा पुन्ना रन्ना कौन थे? यह जो है सल्तनत काल की लघु चित्रकारी, कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न, विजयनगर काल में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा, सिकंदर लोदी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भूमि माप की इकाई। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, या कन्नड़ साहित्य का या कन्नड़ काव्य का इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। किसको? पंपा, पुन्ना और रन्ना को। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारकों को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारक जो होते थे उनको मुक्ति कहा जाता था। ठीक, मुक्ति, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक है? किताब उल हिंद की रचना जो है अल बरूनी द्वारा की गई थी। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी द्वारा की गई थी। सही आंसर जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। और इसकी जो रचना है अरबी भाषा में की गई, ये भी याद रखिएगा, अगर इसकी लैंग्वेज पूछ ले, अरबी भाषा में इसकी रचना की गई थी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना लोधी वंश ने की थी। ठीक है, अफगान वंश लोधी वंश था। लोधी वंश भारत में पहला अफगान साम्राज्य था, जिसका शासन 1526 में समाप्त हो गया। 1526 जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था, उसके बाद इसका शासन जो है समाप्त हो गया। ठीक, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। फिर इसके अगले साल जो है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी
पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं कि भारत पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, इनको पराजित करके मुख्य रूप से भारत की मुख्य भूमि पर अधिकार कर लेता है। सही आंसर जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलुगमा प्रणाली की शुरुआत की थी? युद्ध की तुलुगमा प्रणाली की जो शुरुआत है बाबर द्वारा की गई थी। और बाबर ने कब इसकी शुरुआत की थी? इसकी जो है पानीपत में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, 1526 में इसका इस्तेमाल किया था बाबर ने। ऑप्शन बी सही है। मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चारबाग शैली स्थापित करने की शुरुआत की। रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में निर्मित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। देखिए बाबर द्वारा चारबाग शैली की शुरुआत की गई थी, न कि अकबर द्वारा। ठीक, और इसने बहते पानी फव्वारों के साथ सममित रूप से बगीचों का निर्माण करवाया था। ठीक है, न कि अकबर ने। तो याद रखिएगा बाबर द्वारा चारबाग शैली का निर्माण कराया गया था। दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। जमाली मस्जिद, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? जमाली मस्जिद का निर्माण कराया था हुमायूं ने। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने। मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया। परी महल का निर्माण कराया था दारा सिकोह ने। सही आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी, बैरम खां, मेदिनी राय या फिर इस्लाम शाह? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बहार खां लोहानी ने। फरीद खां जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, यह सूर्यवंश का संस्थापक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसने सूर्यवंश की स्थापना के साथ साथ दूसरे अफगान साम्राज्य तथा लोधी वंश का संस्थापक भी इसे माना जाता है। और दक्षिण बिहार जौनपुर स्थित सासाराम के जागीरदार हसन खान का पुत्र था यह। सासाराम के जागीरदार हसन खान का यह पुत्र था। ठीक है, और फरीद ने बिहार में अफगान गवर्नर बहार खां लोहानी के यहाँ कार्य किया और उन्होंने उसकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक, क्योंकि उसने एक बाघ को मार दिया था जिस कारण उसे शेर खान की उपाधि दी गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था? जहांगीर द्वारा इन्हें कैद किया गया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जहांगीर द्वारा। और जहांगीर के अगर काल की बात करें, जहांगीर जो है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक, 1627 ईस्वी तक शासन करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं, दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करें, गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा नामक युद्ध जो समुदाय था या खालसा नामक जो पंथ था उसका स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो है गुरु नानक देव की अगर हम बात करें, उन्होंने गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत की और वह सिख के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और वे जो है अकबर नहीं बल्कि बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमजानामा निम्नलिखित में से कौन हमजानामा का वर्णन करता है? यह जो एक धार्मिक ग्रंथ है, एक काव्य पुस्तक है, सचिव कहानियों का संग्रह है, सचित्र कहानियों का संग्रह या फिर एक ऐतिहासिक अभिलेख? इसका हमजानामा की अगर हम बात करें तो यह एक सचित्र कहानियों का संग्रह है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से समित करना। कुछ शासक दिए गए हैं और उनका क्षेत्र दिया गया है कि शासक का किस क्षेत्र में मुख्यतः अधिकार था या उनके अंतर्गत जो है कौन से क्षेत्र थे उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो मेड़ता जयमल के अंतर्गत आता था। मेड़ता जो है, एक सेकेंड, मेड़ता पे जयमल का शासन था। ठीक है, मेड़ता पे जयमल का शासन था। और मेवाड़ जो है, मेवाड़ में महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा थे और भारत के वर्तमान राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर के संस्थापक थे। वे मेवाड़ राजवंश के 53वें शासक थे और वे महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, बूंदी की राजकुमारी रानी कर्णावती के चौथे पुत्र थे। ठीक है, तो मेवाड़ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे राजा उदय सिंह द्वितीय जो है
या यहाँ के शासक थे या फिर से यहाँ पे शासन करते थे, ठीक है। और रणथंभौर की अगर हम बात करें, रणथंभौर पे यहाँ के शासक सूरज राय बूदी थे, यहाँ के शासक थे सूरजन राय बूढ़ी, कहाँ के, रणथंभौर के। और कालिंजर के शासक कौन थे, कालिंजर के शासक रामचंद्र थे, कालिंजर के शासक थे रामचंद्र, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था, वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका मुख्य रूप से कब किया गया था, 15वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी, मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीर पर प्रशासन का अधिकार था। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा और दूसरा जो है आपका गलत है। मनसबदारों की नियुक्ति सिख शासक द्वारा की जाती थी, मनसबदारों की जो नियुक्ति है वह सिर्फ शासकों द्वारा की जाती थी, हालांकि केवल मीर बख्शी की सिफारिश पर ही मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी, तो पहला आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें, वैसे नियुक्ति तो शासक ही करता था, जो बादशाह होता था वही करता था, लेकिन उसमें अगर किसी की सिफारिश की ज़रूरत होती थी तो जो बख्शी है उसकी सिफारिश वो लेता था, ठीक है। और मुक्तई के विपरीत अधिकांश मनसबदार जो है वास्तव में अपनी जागीरों में निवास नहीं करते थे या उनका प्रशासन नहीं करते थे, उनके पास केवल अपने राजस्व निर्धारण के अधिकार थे, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और खानवा युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के बाद जो 1527 में हुआ था, 1527 में खानवा युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिए, ये भी पूछ सकता है कि कब धारण किया गया था गाजी की उपाधि, खानवा के युद्ध में जो 1527 में हुआ था, इसमें जब ये राणा सांगा को पराजित करता है उसके बाद गाजी की उपाधि धारण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान व्यापक एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। चेट्टी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष हैं, सारनाथ, रामपुरवा, धौली या फिर काल से। सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन ए सही है, सारनाथ में। सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रोलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान किया गया था। सही आंसर क्या होगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के संस्थापक थे। सही आंसर क्या होगा, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक, दूसरा गलत है। अगर हम बात करें सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना जो है, सातवाहन वंश की स्थापना जो की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी, सीमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो सीमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक, सीमुक, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। चशनामा का लेखक कौन है, चशनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद अली कूफ़ी द्वारा चशनामा की रचना की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, मोहम्मद अली कूफ़ी द्वारा चशनामा की रचना की गई थी। और कूफ़ी ने दावा किया था कि उनका काम सिंध के बारे में ऐतिहासिक आख्यान जो है इसकी एक पांडुलिपि तैयार करना, और यह जो है मोहम्मद बिन कासिम और उसके सिंध विजय का जो प्राचीन उल्लेख मिलता है वह चशनामा में ही, सिंध विजय का जो उल्लेख मिलता है चशनामा में मिलता है। यह क्वेश्चन से एक बार आ चुका है, ठीक है, कि सिंध विजय का उल्लेख किस में मिलता है, चशनामा में, ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है, सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, यह है कश्फ उल महजूब, कश्फ उल महजूब, यह जो है सूफी विचारों से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने गज ए सिकंदरी नामक गज की एक नई मापन पैमानी स्थापित की। उसने बाबर के साथ पानीपत के प्रथम लड़ाई लड़ी थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था, न कि, देखिए दूसरा में क्या है, न कि आपके सिकंदर लोदी के बीच में, ठीक है। शिवाजी के मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता था, शिवाजी के जो मंत्री थे उसके समूह को क्या कहा जाता था। देखिए, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को अगर हम बात करें तो अष्टप्रधान कहा जाता था।
बाकी अष्ट दिग्गज जो विजयनगर कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो कवि रहते थे, जो तेलुगु कवि, उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और बाकी शिवाजी के शासनकाल से अष्ट प्रधान संबंधित थे। ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है? कौन था वो था आपका मुजी ऋषि। मुजी ऋषि था, जो मुख्यतः वर्तमान समय में पेरियार नदी के तट पर था। पेरियार नदी के तट पर, या वर्तमान पेरियार नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, और यह जो है इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ पे है? केरल राज्य में है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार को क्या कहा जाता था? प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार को क्या कहा जाता था? उरार को कहा जाता था किसान ग्रामों के प्रवक्ता को उरार कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न यानी नवरत्न निवास करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर कुमारगुप्त? सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें कौन कौन शामिल हैं? अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेठ, कालिदास, छपड़क, शंकु, बाराहमिहिर, वरुराची और बैताल भट्ट, यह 9 लोग जो हैं इनके दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीन इतिहास में विष्टि का संबंध क्या था? प्राचीन इतिहास में विष्टि, बंधुआ मजदूरी को विष्टि कहा जाता था प्राचीन इतिहास में या प्राचीन भारत में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें मुख्य रूप से कब, जो गुप्त काल था उस समय, गुप्त काल के समय। ठीक, ग्रामीणों को बंधुआ मजदूरी के रूप में जो है रखा जाता था और उसके साथ साथ इनको विष्टि के रूप में संबोधित किया जाता था। ठीक, गुप्त काल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? पहाड़पुर भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख, नालंदा, ताम्रपत्र अभिलेख या फिर इलाहाबाद? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण जो है वो मिलता है। और कब? यह जो है 510 ईस्वी का एरड़ अभिलेख है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सफरनामा रेहला का लेखक है? रेहला की रचना जो है किसने की थी? रेहला की रचना जो है इब्न बतूता द्वारा की गई थी, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़े थे? अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, इनका जो संबंध है वह वीर शैव आंदोलन से है। ठीक है, वीर शैव आंदोलन से इनका संबंध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसकी अगर हम बात करें, या मुख्य रूप से वीर शैव आंदोलन की जो शुरुआत है वासवन्ना ने की थी। ठीक है, वासवन्ना ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद आगे चल करके इसमें अल्लामा और अक्का महादेवी ने भी इसमें मुख्य रूप से साथ जुड़ गए थे। और यह जो है 12वीं शताब्दी की घटना है। ठीक है, 12वीं शताब्दी की यह घटना है। और क्या, किस क्षेत्र में? मुख्य रूप से कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदमन, धर्मपाल, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल से संबंधित है। धर्मपाल के खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार गोपाल ने मत्स्य न्याय अर्थात अराजकता के काल को बचाने के लिए शासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, शासन अपने हाथ में ले लिया था। और इसके बारे में अगर और हम देखें तो इसने पूर्वी बंगाल में खंडक वंश और मगध के गुप्त वंश को उखाड़ फेंका। उसके साथ साथ गोपाल एक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसके साथ साथ बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दंती दुर्ग ने। और इसकी अगर हम बात करें, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और आधुनिक सोलापुर के पास मान्यखेत मालखंड में इस अपनी राजधानी का स्थापना करवाया। ठीक, और यह कर्क द्वितीय का समकालीन था। कर्क द्वितीय का यह समकालीन था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था ख्रीज खां। ऑप्शन डी इसका सही है, ख्रीज खां सैयद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। और इसने 1414 से लेकर के लगभग 1421 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक, ऑप्शन डी। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने प्रेसिडेंसियों को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया और विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही, पहला गलत है। जो भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार है यह समाप्त किया गया था 1813 में। 1813 के तहत जो है कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और केवल जो है चीन और चाय के साथ जो व्यापार जो एकाधिकार है
वह बना रहा। 1813 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1813 में चीन और चाय को छोड़ करके अन्य कंपनी के जो एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया, और 1833 के एक्ट द्वारा ये भी अधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण क्या था? अचानक समाप्त होने के पीछे कौन सा कारण उत्तरदायी था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो घटना हुआ था, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यह जो है असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रमुख कारण था। 1849 में परमहंस मंडली का गठन किसने किया था? 1849 में परमहंस मंडली का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो गठन है दादोबा पांडुरंग ने की थी, दादोबा पांडुरंग ने। देखो 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन हुए, जैसे केटी तेलंग, वीएन मांडलिक और आजी भंडारकर। यह जो है महत्वपूर्ण मुख्यतः जो है किस से थे? भारत के जो अतीत काल से संबंधित जो मुख्यतः ग्रंथ थे, या फिर से जो अच्छे विचार, या फिर से अच्छी जो भारत को गर्व करने वाले मुख्यतः जो ग्रंथ थे, उसको उनका महिमा मंडल करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ अगर हम देखें दादोबा पांडुरंग द्वारा मुख्य रूप से परमहंस मंडली का गठन किया गया 1849 में, ठीक है। उन्होंने जो है 1849 में परमहंस मंडली का गठन किया। करसनदास मूलजी दादोबा पांडुरंग, ठीक है, यह मुख्य रूप से जाति व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे इसके विरोधी थे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। 1844 में मानव धर्म सभा का स्थापना किए, और 1849 में परमहंस मंडली का स्थापना किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए जो भी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं प्रॉपर कवर कराया जाएगा। उसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो जिस क्वेश्चंस में डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, वहाँ से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। कोई किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो, और अपना फीडबैक जो है कमेंट में जरूर दे दिया करें, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार है? यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, अभिनव भारत, या फिर गदर पार्टी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी द्वारा 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था, जिसमें मुख्य रूप से जो सूर्य सेन थे, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, इनके नेतृत्व में यह जो काम है वो किया गया था, ठीक है। इस पर जो है छापा मारा गया था चटगांव शस्त्रागार पर। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है किसे कहा जाता है? जो मेटकाफ है, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कब किया गया था? 1674 में, ठीक है। कहाँ पे? बॉम्बे में, ये भी याद रखिएगा, बॉम्बे में स्थापित किया गया था, ठीक। और उसके साथ साथ 1772 में मद्रास में दूसरा, और 79 में कलकत्ता में तीसरा स्थापित हुआ था। और भारत में पहला जो समाचार पत्र था वह 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, द मद्रास कुरियर 1788 और बॉम्बे हेरोल्ड 1789 में यह मुख्यतः जो है प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, ठीक है। और मेटकाफ को जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिएगा। फराजी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान था। सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। सही आंसर इसका क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए फराजी आंदोलन जो 1833 से 1848 तक चला था, याद रखिएगा डेट 1838 से लगभग 1848 तक चला था, ठीक। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। कर मुक्त अभियान चलाया गया था और इसका नेतृत्व शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही है। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि कर मुक्त आंदोलन था, ठीक। 1855-57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? 1855-57 के समय में जो संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व सिद्धो कान्हू ने किया था। ऑप्शन ए सही है। और यह मुख्य रूप से कहाँ? बिहार के भागलपुर, उड़ीसा के हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है संथाल परगना, यहाँ पे मुख्य रूप से यह विद्रोह किया गया था, ठीक है। और इसे दमन ए कोह भी कहा जाता है, ठीक है, दमन ए कोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमी क्रम में सबसे अंतिम स्थान पर आता है? आत्मीय सभा का गठन, बंगाल सती विनिमय अधिनियम,
बंगाल सती विनिमय अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या फिर वुड्स डिस्पैच। सही आंसर इसका क्या होगा? कौन जो है कालक्रम में सबसे अंतिम स्थान पे है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, कालक्रम आत्मीय सभा का जो स्थापना हुआ था, आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था 1814 में। 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक, उसके बाद बंगाल सती जो अधिनियम है यह 1829 में पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर हम बात करें, यह कब आया था? यह जो है 1856 में आया था। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था। ठीक, तो सब याद रखिएगा। सबसे अंतिम स्थान पे इसमें क्या आएगा? सबसे अंतिम स्थान पे विधवा पुनर्विवाह का जो 1856 का है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक, टीबी मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, और इसमें अगर हम बात करें कितना है, 4 है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, टीबी मैकाले द्वारा अधोगम निस्यंदन का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, और डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत, और विलेजली की अगर हम बात करें, विलेजली द्वारा सहायक संधि की गई थी, और कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4-3-2-1 ऑप्शन सी सही है। कोल विद्रोह 1831 से 32, इसका सही भौगोलिक स्थान क्या है? कोल विद्रोह जो हुआ था किस क्षेत्र में हुआ था, ये आपको बताना है। पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पूर्वी भारत में मुख्य रूप से हुआ था। ठीक है, और यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र, सिंह भूमि वाले क्षेत्र में यह इसके अंतर्गत आता था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र मिरातुल अखबार से संबंधित है? किसका संबंध मिरातुल अखबार से था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा जो है मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और कब किया गया था? 1822 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन डी सही है। वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? वेलुथम्पी द्वारा किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, त्रावणकोर में। और कब किया गया था? 1808 के आसपास। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। यह पहली बार था जब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि थे। सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका 1853 के जो चार्टर एक्ट था इसके बारे में सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम में पहले आई? कौन सी घटना जो है कालक्रम में सबसे पहले घटित हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, हैदराबाद द्वारा हस्ताक्षरित सहायक संधि, प्रथम आंग्ल डच युद्ध, हैदर अली की मृत्यु, या फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम आंग्ल डच युद्ध। कब हुआ था? प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो है यह 1652 में हुआ था। 1652 से लेकर के 54 तक चला था। ठीक, और उसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम देखें तो हैदर अली की जो मृत्यु है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जो 1780 से 84 के बीच हुआ था। ठीक है, और हैदराबाद द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया था सहायक संधि पर, हस्ताक्षर किया गया था, इसकी अगर हम बात करें तो हैदराबाद द्वारा जो है, एक सेकेंड, हैदराबाद द्वारा जो है लगभग इसकी जो 1802 ईस्वी के आसपास किया गया था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1803 से लेकर के 1805 के बीच में हुआ था। 1805 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, पहला 1775 से 1782 के बीच में, और दूसरा 1803 से 1805 में हुआ था। ठीक है, और हैदर अली की जो मृत्यु है यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसी समय लगभग 1784 के आसपास हो गया था। प्रथम आंग्ल डच युद्ध जो है 1652 से 54 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक, तो और जो है जो सहायक संधि की बात कर रहा है कि हैदराबाद और हस्ताक्षर की गई थी जो सहायक संधि, यह लगभग जो है 1803 आसपास की में किया गया था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी?
द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। और कब किया गया था? 1876 में। 1876 में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बक्सर का युद्ध के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हस्ताक्षर की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसकी अगर हम बात करें, पहला तो आपका सही है, लेकिन इलाहाबाद की संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था, यह कब किया गया था? यह किया गया था आपका 1765 में। 1765 में, ठीक। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि की गई थी, ठीक। जिसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से किसने कुशल कर्मण्यता की नीति का प्रारंभ किया था? कुशल अकर्मण्यता की नीति का पालन किसके द्वारा किया गया था? जॉन लॉरेंस द्वारा। जॉन लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, यह 1864 से लेकर के 1869 तक भारत का वायसराय था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी है? यह घटना जो है सिराजुद्दौला से जुड़ी है। और कब हुआ था? 1756 में। 1756 में हुआ था, जिसमें जो है 146 लोगों को एक कमरे में बंद किया गया था, जिसमें से 22 या 23 लोग बस जिंदा बचे थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में अंतिम स्थान पे आती है? कौन सी घटना कालक्रम में अंतिम स्थान पे है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, कार्नवालिस संहिता की शुरुआत अंतिम स्थान पे है, ठीक। कार्नवालिस संहिता की शुरुआत अंतिम स्थान पे है। कार्नवालिस संहिता की शुरुआत कब की गई थी? 1793 में कार्नवालिस संहिता की शुरुआत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में यहाँ पे हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी युद्ध की अगर हम बात करें तो यह 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सालबाई की संधि की गई थी 1782 में, ठीक है, 1782 में। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सर जॉन लॉरेंस द्वारा यह कथन कहा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? नई शुरू की गई जो एनफील्ड राइफल थी, जिसमें ग्रीस कारतूस का उपयोग किया जाता था, जिसमें जो बंदूक की गोली होती थी उसको पहले दांत से काट करके उसको फेंका जाता था, उसके बाद जो है उसको बारूद भरा जाता था, जिसमें एक उसमें अफवाह फैल गया था कि इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद जो है यही इसका प्रमुख यह कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। लाइसेंसिंग अधिनियम कब का है? लाइसेंसिंग अधिनियम जो है यह आपका 1857 का है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का है। 1867 का, ठीक। यह जो है 1867 का है। लाइसेंस 1857 का है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 3 4 2 1। प्रथम अकाल आयोग 1878 से 1880 के दशा में किसके समय में जो है इसका मतलब किसके दशा में अकाल आयोग का गठन किया गया था? प्रथम अकाल आयोग का जो गठन है किसके दशा में हुआ था? यह जो है रिचर्ड स्ट्रेची की दशा में अकाल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? 1902 में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? फ्रेजर आयोग का जो संबंध है यह पुलिस सुधार से था, ठीक है, जिसका गठन 1902 में किया गया था, ठीक। किसके समय में? कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प गलत है? उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने उन हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित हो गए थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लाला लाजपत राय ने वैदिक स्कूलों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांत का विरोध किया। नहीं, इनके द्वारा जो है लाला लाजपत राय ने स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद के जो विचार थे उनका समर्थन किया गया था। यह बहुत बड़े इनके समर्थक थे। ऑप्शन बी सही है।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित जो घटनाएं हैं इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, वाडिवास का युद्ध, वाडिवास का युद्ध कब हुआ था? एक सेकेंड, वाडिवास के युद्ध की अगर हम बात करें, वाडिवास का जो युद्ध है 1760 में हुआ था। पोर्टोनोवा का जो युद्ध है यह कब हुआ था? 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था। अंबर का युद्ध जो है सेंट थोमे, इसे सेंट थोमे अंबर का युद्ध कहा जाता है, यह 1749 में हुआ था। 1749 में। हुगली का युद्ध हुआ था 1759 में, ठीक, 1759 में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3412, 3412 ये आपका सही है। राजस्व से निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू किया गया था? किस शासक के शासनकाल में शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहादर शाह के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही है। और इसका शासनकाल मुख्य रूप से 1712 ईस्वी से शुरू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। अवध का शासक कौन था? अवध का शासक, अवध का स्थापना जो है बुरहानुल मुल्क द्वारा की गई थी। अवध का स्थापना किया गया था बुरहानुल मुल्क द्वारा। उसके बाद है आपका हैदराबाद। हैदराबाद का स्थापना किया गया निजामुल मुल्क चीन किलीज खा द्वारा, निजामुल मुल्क द्वारा हैदराबाद। बंगाल का स्थापना किसने किया था? बंगाल का स्थापना किया था मुर्शीद कुली खान ने। और केरल का स्थान मार्तंड वर्मा ने। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1324, 1324, ऑप्शन सी सही है। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? करनाल का जो युद्ध है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में करनाल का युद्ध जो है यह लड़ा गया था। और कब हुआ था? यह हुआ था 1739 में, 1739 में। निम्नलिखित यात्रियों की कालावधि पर विचार कीजिए और इन्हें जो है कालक्रम में लगाना है आपको, इन्हें कालक्रम में लगाना है, ठीक। इसमें अगर हम बात करें विलियम हॉकिंस, यह 1609 ईस्वी में, 1609-8 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है, 1608-9 में के आसपास यह भारत आया था, ठीक। और उसके बाद जो है थॉमस रो जो है यह 1615 में भारत आया था, 1615 में भारत आया था। और उसके बाद जो है विलियम नॉरिस जो है 1701 में भारत आया था, 1701 में भारत आया था, ठीक। और जॉन सरमन की अगर हम बात करें, जॉन सरमन जो है यह आया था 1716 के बाद भारत आया था, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, 2143। मराठा प्रशासन के दिन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है मौजा। मौजा जो है यह मराठा प्रशासन के दिन सबसे निचली इकाई थी। मराठा प्रशासन में जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता है? जामदार शब्द को मराठा शासन के अंतर्गत जाना जाता है कोषाध्यक्ष के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मजबूत नौसेना बल था और वह एक निजी कंपनी के रूप में काम करती थी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है यह आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, कब? 1757 में, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्ले को नवाब की उपाधि दी थी? डुप्ले को नवाब की उपाधि मुजफ्फर जंग ने दी थी, ठीक है, मुजफ्फर जंग ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और कब दिया था? 1741 में, ठीक, डेट भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ा गया था? कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाडिवास का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, ठीक। और वाडिवास के युद्ध की अगर हम बात करें तो यह 1760 में वाडिवास का युद्ध हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण प्रारंभ हुआ। केवल हिंदू सन्यासियों ने विद्रोह में भाग लिया। विद्रोह को अंग्रेजों ने बिना किसी प्रतिरोध की आसानी से दबा दिया। विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता या ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1770 के विनाशकारी अकाल और अंग्रेजों द्वारा लागू की गई कठोर आर्थिक नीति के कारण शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया था।
दोनों ने भाग लिया और विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बिना किसी इसमें बहुत ही व्यापक स्तर पर अंग्रेज़ों को प्रतिरोध देखने को मिला था, ठीक है। और इसके जो नेता भी थे, ठीक है, सन्यासी विद्रोह थे, ऐसा नहीं सन्यासी विद्रोह के मजनून शाह, चिराग अली, ये लोग जो है प्रमुख नेता थे इसके। देवी चौधरानी हो गई, ठीक है। तो पहला बस सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? किस अधिनियम को महात्मा गांधी द्वारा काला अधिनियम कहा गया था, ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, ठीक है, जिसे 1919 में आया था, इसे महात्मा गांधी ने काला अधिनियम कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी गीतांगल लिखा था? स्वदेशी गीतांगल की रचना स्वदेशी आंदोलन के समय किसने की थी? सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। 1905 ईस्वी के आसपास की बात है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी। अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग लें। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके गलत हैं, दोनों विकल्प जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, अष्टप्रधान पेशवा या प्रधानमंत्री नागरिक और सैन्य दोनों मामले का मुखिया होता था, ठीक है, दोनों मामले का मुखिया होता था। उसके साथ साथ जो है सेनापति या कमांडर इन चीफ सेना का प्रमुख होता था। अष्टप्रधान इसको प्रत्यक्ष राज्य के खजाने से भुगतान किया जाता था और उन्हें कभी जागीर नहीं दी जाती थी, ठीक है, इन्हें जागीर प्राप्त नहीं होती थी, ठीक। और उसके साथ साथ अष्टप्रधान की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ जो है यह शिवाजी के शासन के दौरान इनमें अधिकांश पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत। बाद में वह मुगल साम्राज्य में मनसबदार जो आए उसमें जो है स्थानांतरित करने की प्रथा थी, लेकिन मराठा काल के अंतर्गत नहीं था, ठीक है, शिवाजी के समय नहीं था, ठीक। तो दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार है? क्यों, किस संगठन द्वारा बर्रा डकैती की गई थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति कब? 1908 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई थी? यह कब अस्तित्व में आई थी? यह आई थी कलकत्ता अधिवेशन 1928 के समय, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1928 के समय। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम में हुई थी? कौन सी घटना कालक्रम में सबसे अंतिम स्थान पर हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। बाकी बरिशाल सम्मेलन जो है यह 1906 में हुआ था। 1906 में बरिशाल सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन जो है एक आपका बरिशाल सम्मेलन हुआ था 1906 में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर रामोसी किसान सेना इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था कब? इसका गठन हुआ था 1879 में, ठीक है। बर्रा डकैती की बात करें, बर्रा डकैती जो है यह कब हुई थी? बर्रा डकैती जो है यह भी इसी के आसपास की गई थी, जबकि होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है वह 1916 में हुई थी, अर्थात ये भी अंतिम थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशासित 2 विभाग कौन थे? साहित्य और व्यवसाय, वैज्ञानिक और वाणिज्य, कला और तकनीकी, या फिर चिकित्सा और इंजीनियरिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य और व्यवसायिक। ऑप्शन ए। भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रैले आयोग का गठन किया गया था? रैले आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्जन के समय में रैले आयोग का गठन किया गया था 1902 में, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और इसका किस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था ये भी अगर पूछ ले तो विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच करने के लिए, ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच करने के लिए मुख्य रूप से किया गया था, ठीक। सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्जन के समय में। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन का नेता था? एका आंदोलन का नेता कौन था? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मदारी पासी। मदारी पासी, ऑप्शन ए सही है। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ पे दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी, आपको बताना है।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह के समय जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के समय इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और कब हुआ था? 1928 में, 1928 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे छोटू राम। ऑप्शन बी इसका सही है। और कब हुआ था? 1923 में, 1923 में। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की नहीं है? कौन सी नेहरू रिपोर्ट द्वारा किसकी सिफारिश नहीं की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धर्म का राज्य का संरक्षण। धर्म का राज्य द्वारा संरक्षण यह जो है इसकी सिफारिश नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, भाषाई प्रांतों के गठन की सिफारिश की गई थी, केंद्र और प्रांतों के लिए उत्तरदायी सरकार के गठन की बात की गई थी, उसके साथ साथ जो है राज्यों को धर्म से निरपेक्ष रहने पर बल दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी? किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बंजारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, यह आपको बताना है। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। वेनिस के एक लेखक निकोलो मनुची ने अपने स्मरण में बंजारों की जीवन शैली का वर्णन किया है। बंजारों के कारवा को टाडा के नाम से जाना जाता था, जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक, और इसमें क्या कह रहा है कि वेनिस के या लेखक निकोलो मनुची ने अपने स्मरण में बंजारों की जीवन शैली का उल्लेख किया है, यह गलत है। बंजारों की जीवन शैली का जो उल्लेख किया है वह पीटर मुंडी ने किया है। पीटर मुंडी जो एक अंग्रेज क्या था, जो कि एक अंग्रेज लेखक था। ठीक है, अंग्रेज लेखक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये गलत है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और सारे प्रैक्टिस सेट जो भी 15-16 प्रैक्टिस सेट दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किए गए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपना फीडबैक दे दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।